हाँ जी। तो लास्ट अपन ने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किया था ना। आज करना है अपन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। लिखो फटाफट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। हाँ जी। करें, शुरू करें। करें शुरू। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, और क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यहाँ से आते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती ना करते। तो जहाँ कोई गलती नहीं कर रहा, अगर वहाँ हम गलती करते हैं तो मतलब हम तो वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर हैं। ठीक है। तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम बिहेवियर, सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। तो आप ये मान के चलिए कि बस उसी चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं दूसरे रूप में, कोई खास बात नहीं है। आप मुझे बताइए, अर्थ की सरफेस, अर्थ का जो मास है कैपिटल एम, रेडियस आर, अर्थ का सेंटर ओ है। अगर अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ये आर ले लेता हूं मैं, यहां से यहां तक क्या है कैपिटल आर, और ये जो पॉइंट बाहर ले रहा हूं इसका सरफेस से हाइट ले लेता हूं एच। आप मुझे बताइए इस आर की वैल्यू में क्या लिखूंगा, आर प्लस एच लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? कहानी क्लियर? आप मुझे बताइए आउटसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, होगा नहीं होगा? तो यहां इस पॉइंट पर मैं अगर जी एट हाइट एच लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत हेल्पफुल होता है बाकी जगहों पे भी। तो यहां से जी इंटू कैपिटल एम का जो वैल्यू आएगा वो जी इंटू आर स्क्वायर होगा। आप बात को समझिए ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं इस पॉइंट को धीरे धीरे इधर लेके आऊंगा तो आर बढ़ेगा या घटेगा? आर कम होगा तो जी एच, तो सरफेस तक आने तक क्या जी बढ़ेगा? अगर मैं सरफेस वाले पॉइंट को यहां कंसीडर कर लूं तो क्या यहां पर जी एट सरफेस, अगर हम जी कंसीडर कर लेते हैं तो क्या उसकी वैल्यू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगी? नहीं समझ में आई बात? यहां से ये जो जी एम है हमारा, जी इंटू कैपिटल एम, वो किसके बराबर होगा, जी आर स्क्वायर। अब एक बात को समझिए ध्यान से, ये जी और एम और ये जी और एम सेम है कि नहीं, है ना। यहाँ एक बात ध्यान रखना इस रिलेशन में, जहां का जी है वहीं का आर है, जहां का वहीं का। नहीं समझ में आई आपके बात? देखो, ये जो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जी एच होगा ना, होगा नहीं होगा? तो इस जी आर स्क्वायर में ये आर कहां का, इस पॉइंट का ना, तो ये जी भी इसी पॉइंट का है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई बात? और यहां पर जी क्या, ये वाला जी सरफेस वाला है, तो आर भी उसी पॉइंट का है ना। तो जीएम बराबर जब जी आर स्क्वायर लिखेंगे हम तो ये दिमाग में रखेंगे कि जहां का आर है वहीं का जी है। ऐसा नहीं कि साहब ये जो जी है वो सरफेस वाला हो जाएगा ना, अगर आप सरफेस वाला रखोगे तो फिर आर भी सरफेस वाला रखना है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? सुनिए, वापस यहां आते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहता हूं। तो जी एट सरफेस, अच्छा सिंपल सी बात बताओ, क्या हम जी की वैल्यू जानते हैं? मास ऑफ द अर्थ आर, सब जानते हैं। वैल्यू पुट करने भी मिलता है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना मिलता है? तो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा मुझे बताइए, ये जी मैंने यहां रखा,
आर स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, मास को रखा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्या ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो आर बचेगा। तो बताइए इस जी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4/3 पाई जी रो आर। जरा बताइएगा ये जो आर्ग्यूमेंट है क्या ये सब कांस्टेंट है? नहीं समझ में आई बात। यहां देखिए यहां सिर्फ जी कांस्टेंट है, नहीं समझे आप लोग। अर्थ के लिए तो एम भी कांस्टेंट है, पर अगर मुझे कंपैरिजन करना हो दो अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटी का, जैसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं हम आपसे कि साहब अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 है। हम किसी ऐसे प्लेनेट पे चल जाते हैं जिसका मास अर्थ का 2 गुना है और रेडियस आधी है, रेडियस तो मास तो लोगों 2 गुना, तो यहां 2 आ जाएगा। ये r/2 का होल स्क्वायर, तो नीचे 4 ऊपर जाएगा तो वहां जी की वैल्यू 80 होगी ना। नहीं 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 समझ में आया। ये कितनी वैल्यू है, 10 ना। मास को 2 गुना करूंगा कितना हो जाएगा, 20 हो गया। रेडियस को आधा करूंगा तो r²/4 4 ऊपर जाएगा ना, तो 20 × 4 कितना हुआ, नहीं समझ में आया। तो उस प्लेनेट की सरफेस पे जी की वैल्यू 80 होगी। ये कोई दूसरा सवाल आपसे पूछ ले, बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे जो कंपैरेटिव स्टडी के वो बात करते हैं कि कोई ऐसा प्लेनेट है, हाइपोथेटिकल प्लेनेट की बात कर लेंगे जिसका मास अर्थ का इतना गुना है, रेडियस इतनी, बताओ अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी है तो वहां कितनी होगी। कंपैरेटिव क्वेश्चन है, पर एट द सेम मोमेंट वो मास की बात ना करे, वो ये कहे कोई ऐसा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ की 2 गुनी है, जिसकी डेंसिटी अर्थ की 2 गुनी है और रेडियस 1/2 है, तो जी की वैल्यू सेम होगी। अब डेंसिटी वाला देखोगे आप, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, इसको 2 गुना करो, उसको 1/2 करो तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गई बात, पक्का ना। तो अगर वो डेंसिटी की टर्म में हमसे बात करता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी कैलकुलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए। और मास और रेडियस की बात करता है तो ये वाला काम मिलेंगे। अभी कहानी क्लियर। आप मुझे एक और बात बता दीजिए, क्या जी की वैल्यू हम जानते हैं सरफेस पर, क्या 4/3 पाई भी पता है, जी भी पता है और आर भी पता है, तो अर्थ की मीन डेंसिटी निकाल सकता हूं मैं, नहीं समझ में आया। निकाल सकता हूं ना, सारे नॉन पैरामीटर्स हैं हमारे पास। अब सुनिएगा ध्यान से, अर्थ के सरफेस के लिए मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आ जाइए वापस हाइट पर। जब आप हाइट पे आते हैं तो मुझे पता है यार जी की वैल्यू ये है, मैं जी एट हाइट एच बिकम्स इक्वल्स टू, ये जो जी है वो सरफेस वाले जी के कंपैरिजन में लिखना चाहता हूं। किस जी के कंपैरिजन में लिखना चाहता हूं, तो मुझे इस जी एम को इस वाले जी आर स्क्वायर से रिप्लेस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया भाई, ये जो आपका जी एम है वो तो यहां भी जी एम है और यहां भी जी एम ही है ना, बोलो भैया। तो अगर मुझे अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू इतनी है और बताइए एच हाइट पे कितनी होगी, उसमें रिलेशन लाना है, तो इस जीएम को किससे रिप्लेस करूंगा, इस वाले जी आर स्क्वायर से। क्या करूं बताओ जल्दी से, जी आर स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू आर प्लस एच है, तो क्या लिखूं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को नीचे लेकर आइए, क्या बनेगा, जी अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्या ये 1 + h/r है, तो g एट हाइट h बिकम्स इक्वल्स टू g इंटू 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर हाइट के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल हाइट्स। अब जरा मुझे एक बात बताइए यार, अगर मैं आपसे कहूं यार किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पे w है, कितना है, वेट क्या होता है mg ना, क्या m बदलता है, तो क्या बदलता है जी के बदलने से वेट बदलता है। अर्थ के सरफेस पे वेट w है। अगर मैं अर्थ की सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पे चला जाऊं तो मैं h कितना ले रहा हूं, r के बराबर ना, r/r कट जाएगा, 1 बचा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, तो वहां g की वैल्यू कितनी, तो वहां वेट कितना, w/4। नहीं समझ में आया। आपसे ऐसा बोल दे कि आप r/2 हाइट पे चले गए,
हाइट कहां से नापी जाएगी? सरफेस से। और स्मॉल आर कहां से नापा जाता है? सेंटर से। तो अगर r/2 हाइट पे चले गए तो ये r/2 पुट करूंगा, बोलो ना यार। तो r से r कैंसिल, 1/2 बचेगा, 1 + 1/2, 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4g/9। नहीं समझ में आया? तो आप किसी भी हाइट के लिए जी की वैल्यू इससे कैलकुलेट करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसको मैं पूरे आर्ग्यूमेंट को ऊपर ले जाऊं तो पावर -2 हो जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान से, g/h इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं g, और ये लिख रहा हूं 1 + h/r का होल पावर -2। अगर h r से बहुत छोटा है तो h/r बहुत छोटा बन जाएगा, और जब ये बहुत छोटा होगा तो बाइनोमियल एक्सपांशन में हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, भाड़ में गई हायर पावर्स। मेडिकल लेवल पर, इनफैक्ट आईआईटी में भी एक ही बार ऐसा सवाल आया है जब हायर पावर्स नेग्लेक्ट नहीं हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, जितने भी लोगों ने पहली बार पेपर सोल्व किया था आईआईटी का, उन सबों ने जैसे करते हैं अपन के साथ, हायर पावर जब नेग्लेक्ट करते हैं तो इसको सीधा यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे करते हो ना यार, नहीं समझ में आई बात? तो सब लोगों ने जब पेपर सोल्व किया आईआईटी वालों ने, तो वैसे कर डाला, और उन्होंने ऑप्शन में वो भी दिया था। पर उसमें क्या था कि एक जो जो ये वैल्यू थी वो इतनी छोटी नहीं थी, तो उसमें सेकंड ऑर्डर तक जाना, सेकंड ऑर्डर नेग्लिजिबल नहीं था। उन्होंने वो भी आंसर दिया और उसी को सही माना। आप अपनी मर्जी से नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, पर नीट लेवल पे तो हाथ जोड़ के विनती कभी भी हायर पावर पे, अरे यार हमारे गणित से लेना देना ही नहीं है, हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन सीधा यहां आता है। नहीं समझ में आया? तो हम जब कभी भी बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे, ये पावर सीधी इस प्लस के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी r, बताइए g/h क्या बन जाएगा? g इंटू 1 - 2h/r। नहीं समझ में आया? क्या इसमें अप्रोक्सीमेशन है ना यार? अभी नेगलेक्ट किया था ना कुछ। तो दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h। बात समझ में आ गई? ये हर हाइट के लिए वैलिड है। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे कि साहब कब तो मुझे स्मॉल लेना है, कब लार्ज लेना है? एवरीथिंग इज रिलेटिव। नहीं समझ में आई बात? तो जब कभी भी वो h को r की टर्म में दे, r/2, r/3, 2r, r/5, हेलो, तब इसको यूज करेंगे। जब आपसे 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, तो आप इसको यूज करो। नहीं समझ आया? समझ में आ गई ना बात? तो एच छोटा देगा 6400 किलोमीटर कंपेरिजन में, तो इसकी बात करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला मुझे मिल गया स्मॉल वैल्यूज ऑफ हाइट के लिए। नहीं समझ में आया? और ये हर एक के लिए वैलिड है। यहां तक कहानी क्लियर? क्या मुझे सरफेस से बाहर वाले पॉइंट पर, या सॉरी, सेंटर से बाहर वाले पॉइंट पर, या सरफेस से एच हाइट वाले पॉइंट पर जी की कैलकुलेशन के दो फॉर्मूले पता है? कहानी क्लियर? क्या मुझे सरफेस पे जी का फॉर्मूला पता है? क्या मुझे ये फॉर्मूला रेडियस के और मास के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में, रेडियस के टर्म में पता है? मैंने आपको बता दिया यहां सवाल कैसे बनते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं अंदर वाले किसी पॉइंट पर आ गया, मान लीजिए यहां से, सेंटर से मैं एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर हूं, तो आप जानते हो यहां जो जी प्रोड्यूस करेगा ये एक्स रेडियस का स्फीयर करेगा। भूल गए? नहीं भूले पक्का? तो बताओ यहां अगर मैं बात करूंगा जी एट, या जी डी बोल देता हूं, नहीं समझ में आई बात? ये मजेदार चीज है। यहां से बेटा एक्स है, सरफेस से डेप्थ डी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? r - d। ये कहानी क्लियर? नहीं समझ में आया? क्या वो किसी हाइट पर है? क्या ये सरफेस पर है? नहीं समझ में आई बात? कहां चला गया मैं? नहीं कहीं नहीं गया, इसको सही करना है, सुना ध्यान से। अरे यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। तो डी डेप्थ का मतलब सेंटर से एक्स, सेंटर से एक्स का मतलब r - d। ये कहानी क्लियर? बताओ एक्स डिस्टेंस पर जी की वैल्यू क्या आती है? जी डी, याद करो कुछ, Gm/r³ × x। बदल नहीं सकते आप लोग। डेराइव नहीं किया था पिछली क्लास में? नहीं किया था? किया था ना?
जरा मुझे बताइए, ये भी मुझे सरफेस वाले जी की टर्म में लाना है, तो जीएम को किससे रिप्लेस करूं? चलिए साहब, जी आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब। नहीं समझ में आया क्या? एक आर बचेगा, थोड़ा तमीज से लिखते हैं, जी इंटू एक्स बाई आर, और एक्स क्या है? तो जी एट डेप्थ इक्वल्स टू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर इज वॉट? जी इंटू 1 - d/r। नहीं समझ आया क्या? आपने कोई भी अप्रोक्सीमेशन किया तो इट इज वैलिड फॉर ऑल द डेप्थ। अब ये अगर सभी डेप्थ के लिए वैलिड है, तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डी की वैल्यू 0 कर दूं तो मैं कहां पे हूं? एक्स 0 नहीं कर रहा, डी 0 कर रहा हूं, डी यहां से ना पाए ना यार। मतलब मैं, पता है, पिछले 22-23 साल से पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, और तब से ये सोचने की कोशिश करता हूं कि यार बच्चे ये टैलेंट लाते कहां से। जब आपसे सही चीज पूछी जाए ना, तो मुश्किल से 2-3 लोग बोलेंगे सही, पर गलत सब एक सुर में बोलते हैं। डी कहां से नापा है? एक्स सेंटर से नापा है। नहीं समझ में आया? तो डी अगर सरफेस से नाप रहा हूं, डी को 0 कर दिया तो मैं सरफेस पे हूं। तो जब मैं डी की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0, तो जी एट डेप्थ बिकम्स इक्वल टू जी, मतलब आप सरफेस पे आ गए ना। अगर आप सेंटर पे चले गए तो डी की वैल्यू आर हो गई। अगर डी आर हो गया तो 1 - 1 0, तो जी की वैल्यू 0। धरती के सेंटर पे जी की वैल्यू। नहीं समझ में आई बात? अब हम यहां बात करेंगे, नंबर 1, इफ या फॉर सरफेस डी इक्वल टू क्या? सरफेस के लिए डी इक्वल टू आर। तुम्हारा कोई टिकट विट तो नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं आज घर जाने? ऐसे मत करो यार, चावल ज्यादा खा के आए नशे में तो। सरफेस के लिए डी की वैल्यू नहीं, पक्का ना? पक्का? अच्छा भाड़ में गया। ये बताओ, ये सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू क्या? आर। तो आर अपॉन आर बचा जी। अब ठीक है, तुम्हें एक्स इतना ही पसंद है, उससे कर लो काम। डी से तुम्हें थोड़ी नफरत लग रही है ना, मेरे को एक्स पसंद है तुम्हें। अब सुनो ध्यान से, अगर एक्स अपॉन आर को आर अपॉन आर करूंगा तो जी कितना मिल गया? समझ में आ गई ना बात? सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, बताओ तुम्हें, अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो हंसने वाली है रोने वाली है? हाँ यस, समझ में आता लोग। मतलब यार 100 डी में खेल रहे हैं लोग, फिजिक्स बाहर में गई। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्स क्या है और डी क्या है। अगर आप सेंटर पे चले गए, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? तो यहां से देखोगे तो जी क्या मिल जाएगा? 0 ना। अगर मैं डी की टर्म में बात करता हूं, तो अगर सरफेस वाले पॉइंट की बात करूं तो सरफेस से डेप्थ नाप रहा हूं ना। अगर मैं सरफेस पे ही हूं तो डेप्थ तो 0 हो गई ना भाई। तो डी अगर 0 पुट कर दूंगा तो जी डी कितना मिल जाएगा? जी ना। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, फोर सेंटर, बताइए डी की वैल्यू कितनी? आर ना। तो जी डी क्या मिल गया बताइए? मतलब सेंटर पे जी की वैल्यू 0, तो सेंटर पे कोई भी मास रखोगे तो फोर्स लगेगा क्या? बोलो भाई, पक्का ना? अब एक मजेदार चीज बताता हूं मैं आपको। हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन किया था, याद करो, टाइम पीरियड का। मुझे बताओ, क्या सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जी की वैल्यू इतनी है? इसको मास से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स मिल गया। एक्स को हटा दे, के मिल गया। के की वैल्यू क्या मिली? एम जी बाई आर। एम जी बाई आर ना। और उस टी वाले फॉर्मूले में रखूंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के में क्या?
एम जी बाई आर, तो आंसर आ गया ना। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर ना? चलिए साहब, अब आप एक बार इसको ध्यान से समझ लें वापस से। हमने अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू की बात की। क्या सरफेस पे जी की वैल्यू पता है? बोलो ना यार। तो यहां मैं लिखूंगा नंबर वन, अरे भाई, एट सरफेस, सीधा इतना क्या कहां लिखे? एट सरफेस, राइट? सरफेस। दूसरा पॉइंट हम इसको लेंगे, नंबर दो, एट, जल्दी बताओ, हाइट, एच ना, सरफेस से नापेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? डेप्थ। नहीं समझ में आई बात? तो तीन चीजें हमारे सामने क्लियर है। और यहां से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं इस फॉर्मूले को यूज करके और इस फॉर्मूले को यूज करके एक सिंपल सा कंपेरेटिव क्वेश्चन करवाऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा गया है। जल्दी से कॉपी कर लो। तो अगर आप लोगों को लड्डू नहीं मिलते तो फिर आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है? समोसे, यार, अरमानों का लेवल देखो लोगों का। समोसों पे अरमान खत्म हो जाता है। अभी तो तुम कह रहे थे हम चावल खा खा इसलिए नींद आ रही है। जल्दी कॉपी कर लो, जल्दी। हाँ, कब तुम्हारा काम करो लोग। देख लो यहाँ से कैसा दिख जाता है बड़ी। हम्म, क्या दिलवा दे? प्लानर का है? वो तुम्हें क्यों मिलेगा? वो हमारे पास होता है। वो तो हमारा काम है ना। तुम्हारा काम थोड़ी यही है। तुम्हारा काम तो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ा है उसको तैयार करना है। वो तो बैच शुरू होता है उसके पहले ही बन जाता है। वो रहता है रेडी। उसमें मुश्किल से 2-5% चेंज होता है टीचर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बाकी वो रहता है रेडी। अपना प्लान तो ये होना चाहिए कि जितने चैप्टर हो गए वो परफेक्ट रेडी हो। उन पर मेरा टेस्ट आप कभी भी ले लो, मेरे को पूरे मार्क्स लाने हैं। इतना आप प्लानर बना लो खुद का, खत्म। जिस दिन कोर्स खत्म होगा सब कुछ आपके हाथ में होगा।
एक दिन जरूर होगा, चिंता मत कर। अगर कोई भी चीज किलोमीटर्स में दे, 100 किलोमीटर से कम कम, मतलब 5% से कम माना जाता है। नहीं समझ में आई बात? 5% से कम। हो गया, बढ़ जाए आगे। यार तुमने जितनी देर में मैंने नहीं पढ़ाया उससे ज्यादा तुम्हें टाइम लग गया कॉपी करने में, और वो पूछ रही कोर्स कब होगा। हाँ समझ, मैं कबड्डी खेल रहा था भाई यहाँ पे तब। जल्दी करो। पढ़े। हम लोग अगर तुम कहो तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 100% सक्सेस की गारंटी एक्सपेरिमेंट के। सोच लो, ये मैंने 2 बैचेस में किया हुआ था और दोनों में जबरदस्त रेट, मतलब गजब का बच्चों को फायदा मिला था। गधों ने भी फिजिक्स सीख ली थी। हाँ? इसमें सब सिंसियर है। देखो आप कितनी तारीफ करा आपने बैच की। इसमें सब सिंसियर है, इनमें तो कोई गधा नहीं है। ये सब कहने की बातें होती है। एवरीथिंग इज रिलेटिव। झूठ बोल रहा है। एक तो बेचारा बच्चा तुम्हारी तारीफ कर रहा है, मतलब तुम्हें पसंद ही नहीं आ रही तारीफ, झूठी तारीफ कर रहा है। सुनो, आज अपना 24 है ना, 25 और 26 2 दिन आपके क्लासेस के हैं, है ना? उसके बाद छुट्टियां नहीं होगी क्या? 2 दिन हम एक काम करेंगे, हो सकता है जितना मैं पढ़ाऊं कंटेंट क्लास में, इट मे बी पॉसिबल कि इन 2 लेक्चर में मुझे ग्रेविटेशन खत्म करना है, पर हो सकता है एक लेक्चर बाकी रह जाए, आने पे पढ़ लेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वही करोगे, तुम्हारा मन नहीं मानेगा। नहीं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पता है प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात सुनो। अगर तेरे यहां से यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई थी, तो इसका सिंपल सा मतलब ये था कि मैं जब यहां से कॉपी करूं तो बिना बोर्ड पे देखे कॉपी हो जाना चाहिए था। तो समझ में आई थी। और अगर मैं शुतुरमुर्ग की तरह खोपड़ी ऊपर नीचे कर रहा हूं हर शब्द को लिखने से, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल पता है क्या है? कि अगर टीचर ने GM/R² लिख दिया और आर की वैल्यू R+H लिखी हुई, तुम्हें इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं यहां R+H का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। उसके लिए भी खोपड़ी ऊपर करते हैं लोग। एंड दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे टू नोट द कॉपी द नोट्स। इसमें क्या होता है कि आप जब कॉपी कर रहे हो, समझना मेरी बात को ध्यान से, जब आप कॉपी कर रहे हो चीजों को, तो आपके देखो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप कॉपी करते हो, आप 90% ऑब्जर्व करना, आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है, मेरा टिकट हो गया, ट्रेन शाम को, पैकिंग भी करनी है। नहीं समझ में आई बात? ये कॉमन, आप अगर आप मना कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो सकता है आप एक बार फोकस कर लो, 3 बार तो ऐसा ही होता है। कभी लास्ट क्लास चल रही तो अरे यार क्लास नहीं छोड़ रही, मेज पे खाना खत्म हो जाए। वो इंसान की साइकोलॉजी, वो बदलता है। अगर आप अपने आप कॉपी कर रहे हो बिना बोर्ड पे देखे, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपका ध्यान कहीं और आप कॉपी कर लो। आपने अगर अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को सुपर इंपोज कर दिया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, देन यू बिकम्स ब्रिलियंट। इतनी सी कहानी है बस। आप मुझे बताओ, क्या आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी वैसे ही सवाल सोल्व करते हो जैसे टेबल पे करते हो? वहां तो आप तमीज से पढ़ते हो, सही करने की कोशिश करते हो, 3 बार एफर्ट मारते हो, पर घर पे तो हम नहीं करते इतनी मेहनत ईमानदारी से। तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में मेहनत कर रहे हो ऑनेस्टली, वैसा टेबल पे स्टार्ट कर दे, तुझे कोई रोक नहीं सकता सक्सेस होने से। तो जस्ट आपको अपने तरीके सुधारने पढ़ाई के। तो मैंने ये किया था एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले 2016 में किया था, एक हिंदी मीडियम बेच था जिसमें 6 बैच थे हिंदी मीडियम। और उन 6 बैचेस की कहानी ये थी, मुझे पता है कि जब हम बेसिक में पढ़ा रहे थे, मैंने पूरा उसमें मैकेनिक्स पढ़ाया, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स पढ़ाया, करीबन 7 महीने उसके अंदर मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी। उस फेज के अंदर से 4 बच्चे ड्रॉपर्स में एम्स दिल्ली में घुसे थे। ड्रॉपर्स से एम्स दिल्ली घुसना उस टाइम मजाक नहीं था।
मुझे पता है कि मैं एमएसजेड ए वो बेस था, एमएसजेड बी था, एमएसजेड ए एमएसजेड बी दोनों साथ साथ स्टार्ट हुए। उन लोगों का काइनेमेटिक्स आधे से ज्यादा हो गया और मेरा बेसिक मैथ्स खत्म नहीं हुआ था। तो मुझे बार बार फोन आता था वहां जहांगीर सर का, बोले सर आप बहुत लेट चल रहे हो। मैंने सबसे पहले हम खत्म करेंगे, चिंता मत करो। तो हमने किया ही ये था, हमने ये किया था कि मैं कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, पहले मैंने बच्चों की आदत डाली कि मैं, जैसे मान लीजिए मैंने सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन की, तो मैंने पहले यहां से यहां तक कैलकुलेशन की। अब आप इसको बिना बोर्ड पे देखे अपने आप कॉपी करोगे। मैंने खोपड़ी ऊपर नहीं होनी चाहिए, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है खोपड़ी ऊपर नहीं करते, वो नजर ऊपर कर देख मतलब इतना ही भरोसा नहीं कि हम इतना से भी कर सकते हैं। बहुत स्लो स्पीड थी, बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल प्रैक्टिस का कर दिया कि आप पूरा बोर्ड भर दो, बच्चे अपने दिमाग से पूरा कॉपी कर लेते थे। और इसमें सबसे मजेदार चीज ये होती थी कि आपको मैंने समझा दिया, किसी भी चीज ने पढ़ा दिया और आप अपने आप कॉपी कर पा रहे हो, तो आपके 100% चीज समझ में आ गई, आपका इंस्टेंट रिवीजन भी हो गया, आप घर जाके बिना रिवीजन के सवाल सोल्व कर सकते हो। तो आपको बहुत टाइम मिलता है फिर पढ़ने का, और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आपकी हैबिट बदलनी है आपको। आप ये मान के चले यार कर सकते हैं, आप कंफर्टेबली करेंगे। आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ये फॉर्मूला हमने कर लिया, बोलो भाई, ये भी हमने कर लिया। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो, सुनना मेरी बात को, मैं यहां पर एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं। पहली कैलकुलेशन में करूंगा हाइट के लिए, किसी के लिए करूंगा, ठीक है, 4h हाइट। हेलो, अब एच हाइट की बात कर रहे हैं ना, नहीं समझ में आई बात? जो मेरा फॉर्मूला था स्मॉल वैल्यूज ऑफ एच के लिए, अगर मैं एच को बहुत छोटा रखता हूं विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या मेरा फॉर्मूला जी एच इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2h/r था? नहीं समझ में आया? मुझे कुछ नहीं करना, इस जी को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जी को क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई। तो जी एट हाइट एच बिकम्स इक्वल्स टू जी माइनस 2gh/r। मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई नई कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं रहा हूं, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे चेंज इन जी निकालना है। तो बताओ जी एच बड़ा है या जी बड़ा? जी बड़ा है ना, तो जी में से जी एच को माइनस करना पड़ेगा, तब चेंज इन जी मिलेगा। उसके लिए मुझे माइनस को इधर लाना पड़ेगा, उसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या यहां से अगर मैं देखूंगा, तो मुझे बताओ क्या 2gh/r इक्वल टू जी माइनस जी एच मिल गया? क्या ये डेल्टा जी है? बोलो भाई, कहानी क्लियर? कहानी क्लियर ना? आप मुझे बताओ, डेल्टा जी चेंज इन जी है, चेंज इन जी को ओरिजिनल जी से डिवाइड कर दोगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन जी मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन जी मिलेगा। तो मुझे बताओ, डेल्टा जी को जी से डिवाइड करो, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 2h/r। इधर कर देता हूं 100% हो गया, इधर कर दिया 100% हो गया। क्या परसेंटेज चेंज इन जी का फॉर्मूला मिल गया? नहीं समझ में आया? हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, दैट इज इक्वल टू जी एट हाइट एज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। फिर मैंने जी को अंदर मल्टीप्लाई किया। नहीं समझ में आई बात? उसमें से मुझे चेंज इन जी का फॉर्मूला निकालना था, तो जी माइनस जी एच करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकाली, दैट इज द डेल्टा जी। उसको जी से डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ में आया? फटाफट कॉपी करो। दांत मत निकाल, समझ में आई बात? परमानेंट बाहर आ जाएंगे, फिर सोच ले, बत्ती सी लगाना पड़ेगा। मेरी एक उंगली काफी थी, पता ये याद रहती है आधे घंटे तक। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, वो देख, हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी। क्या था? कुछ नहीं था। कुछ भी करो, फॉर्मूला लिखो और शुरू हो जाओ। कहां तक बोल जाए? हाँ ठीक है, क्या है, परसेंटेज निकाल ले, 100 से मल्टीप्लाई कर। हम्म, हम्म, फ्यूगल लगेगा, दिखेगा ना? फ्यूगल किस पे डिपेंड करता है? जिस फ्रेम पे आप बैठे हो उसके एक्सेलरेशन।
हो गया खत्म सवाल, सवाल ही खत्म हो गया तेरा। वो चक्कर खा जाते हैं, 2 चक्कर देते ही। जिस फ्रेम में आप खड़े होकर देख रहे हो ना, उसका एक्सेलरेशन लेना होता है हमेशा। हाँ जी, हो गया। कितने लोगों का वो हाथ खड़ा करो। हो गया पक्का? नहीं हुआ ना? कहां तक पहुंची? डेल्टा जी, बस उसको जी को डिवाइड कर दे उधर। वो क्या लिखा तूने बेटा? उधर जी को उधर लेके आ गई नीचे, तो ऊपर जी थोड़ा बचेगा अब। 2-2 जी कहां से लेगा? इतना बड़ा दिल नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली बन गया? बताओ। चलिए वापस आते हैं ये। अच्छा, इसमें एक मजेदार चीज और, आसपास भी नहीं देखना है पड़ोसी का। पता लगा खुद ही करो, पता लगा आपने वहां मना कर दिया था, मैं तो हमें कुछ सीखना है भैया, ऐसे थोड़ी है। ये कहानी क्लियर यहां तक की? अब मैं बात करता हूं फॉर डेप्थ, ठीक है? फॉर डी डेप्थ, आप मुझे बताइए क्या सेम कैलकुलेशन आप डी डेप्थ के लिए खुद कर सकते हो? करके बताओ। हाँ, यस, डी बाई आर आएगा। करो, पूरा करो, उसमें क्या है, जल्दी करो फटाफट। हाँ, हम सब लोगों को कर लेंगे फटाफट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। हो गया? ये हमारा फॉर्मूला था। तो जी डी बिकम्स इक्वल्स टू जी माइनस जी डी बाई आर, ये तो होगा ना? ठीक है, इसको माइनस को उधर लाओ, प्लस को इसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? जी डी अपॉन आर बिकम्स इक्वल्स टू जी माइनस जी डी ना। दिस बिकम्स डेल्टा जी। डेल्टा जी को जी से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा जी अपॉन जी बिकम्स इक्वल्स टू डी अपॉन आर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा ना। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। यहां पर एक मजेदार चीज है, यहां देख के आपको क्या लगता है? ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन अकॉर्डिंग टू हाइट है, वो डेप्थ के अकॉर्डिंग। किस सिचुएशन में जी ज्यादा तेजी से बदलेगा, ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर? ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर? ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पर। सुनो मेरी बात, जब सेम परसेंटेज चेंज इन जी करूंगा, सेम, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब 2h अपॉन आर डी बाई आर के बराबर होना चाहिए। तो डी बराबर 2h होना चाहिए। डी बराबर, मतलब अगर h हाइट पे जाने पर चेंज कुछ मिला, तो आपको 2h डेप्थ पे उतना मिलेगा। तो अगर डबल गहराई पे जाके सेम चेंज मिला, तो इधर धीरे बदलता होगा ना भाई। नहीं समझ में आई बात? अब यहां एक बहुत कॉमन सवाल बनता है, सुनिएगा ध्यान से। हम यहां बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, ठीक है? इफ जी इज डिक्रीजेज बाय 1% एट ए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एच। लिखो जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। अब सुनिएगा मेरी बात को, वापस वापस हमें वही प्रोसेस यूज करना है। ये सवाल लिख लीजिए सिर्फ आप, वो बाद में लिखेंगे। ये क्लियर है? बोलो ना यार। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस डाल ली, ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम्हारे सब्जेक्ट में, और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। पर ये पता है, ये कंटिन्यूस होना चाहिए फिर।
पता लगा जब तक आप याद दिला रहे तब तो ठीक है, वरना वो शुतुरमुर्ग बन गए वापस। सुनिएगा ध्यान से, कितना परसेंट चाहिए अपन को? तो मुझे बताइए, क्या डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू एच अपॉन आर इंटू 100% था? क्या ये 1 है? तो 1 इक्वल टू एच बाई आर इंटू 100। तो एच इक्वल टू क्या? आर उधर ले जाऊं, आर बाई वोट 200 ना। आर का मतलब 6400 किलोमीटर बाय 200। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आया? 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू कितनी बदल जाएगी? 1%। चलो कॉपी करो। दूसरा सेम सवाल है, वो डेप्थ के लिए पूछा है। आ गया समझ? तो आप मुझे बताइए, क्या हम 32 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू 1% डिक्रीज हो जाएगी? अभी जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि सेम परसेंटेज चेंज इन जी में डी इक्वल टू 2h होना चाहिए। डी इक्वल टू, तो कितनी डेप्थ पे जाने पर जी की वैल्यू 1% डिक्रीज होनी चाहिए? 64। नहीं समझ में आया? तो हमारा जो सवाल है दूसरा, उसके सोल्यूशन का आंसर 64 ही आना चाहिए। इफ जी डिक्रीजेस बाय 1% एट द डेप्थ डी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। क्या हम एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन करेंगे? सोल्व कीजिए। हाँ जी, हो गया। तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100% बिकम्स इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100%। ये मुझे 1 चाहिए था, तो 1 इक्वल्स टू डी बाई आर इंटू 100 ना। तो डी बिकम्स इक्वल्स टू आर बाई 100। आर इज वॉट? 6400 किलोमीटर बाई 100 विल गिव्स वॉट? 64 किलोमीटर। आ गया समझ? बढ़ जाए आगे। तो हमने बात की कि यार हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू कम होती है, डेप्थ पे जाने पे जी की वैल्यू कम होती है। हाइट पे ज्यादा तेजी से बदलती है एज कंपेयर टू दी डेप्थ। डेप्थ पे चेंज स्लो आता है। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? सरफेस पे जी की वैल्यू बता दी कितनी होती है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी बता दी कितनी होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन इन जी विद ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। आप मुझे बताइए, हमारी जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। क्या है? क्योंकि अर्थ के पास दो तरह के एक्सेलरेशन है ना। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हमें नजर नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ की इक्वेटर है उसकी स्पीड कितनी होती है? अर्थ की इक्वेटर की स्पीड कितनी होती है? क्या हमें, अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेटा जी मेरे पास ये हमारी अर्थ है, यहां लेकर ये अर्थ है, सुनिएगा ध्यान से, और ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट अर्थ घूमती है, और ये कितना है? ओमेगा, राइट। और इक्वेटर यहां होती है, ये इक्वेटर है, होती नहीं होती इक्वेटर? बोलो ना यार। आप मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि यार अर्थ की इक्वेटर के अराउंड एक बहुत स्मूथ और बढ़िया रोड बना दिया, आपको यहां इंडिया मान लीजिए, और यहां से कार लेके चलना है और 24 घंटे में वापस यहीं पहुंच जाना है,
धरती का पूरा चक्कर काट के आपकी गाड़ी 24 घंटे में आ जाए, तो आपकी कार की स्पीड होनी चाहिए 1672 किलोमीटर पर आवर। कितनी होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, 24 घंटे में आप वहीं आना चाहते हैं, उसका सिंपल सा मतलब धरती भी तो वही कर रही है रोजाना। अर्थ क्या कर रही है रोजाना? 24 घंटे में अपना चक्कर काट लेती है ना यार, काटती नहीं काटती? तो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना? 24 आवर। 24 घंटे में धरती एक चक्कर काट लेती है मालिक। कितना? 24 आवर। अब सुनिएगा ध्यान से, एक सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आप जानते हैं V इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है? क्या ओमेगा 2 पाई/टी होता है? इनटू आर कर देता हूं, V बराबर 2 पाई अपॉन 24 आर में रख रहा हूं, और ये 6400 किलोमीटर में रख रहा हूं। तो बताइए क्या इसको सोल्व करने पे ये किलोमीटर पर आवर में ही आएगी? जब इसको सोल्व करते हो 1672 किलोमीटर पर आवर आता है। इसका यह मतलब हुआ अर्थ के इक्वेटोरियल पॉइंट की स्पीड कितनी है? 1672 किलोमीटर पर आवर। ये छोटी स्पीड तो नहीं है। अब चलो छोटे सवाल का जवाब दीजिए। आप किसी कार में बैठे हुए, कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कितने से जा रही है? 100 किलोमीटर पर आवर। आपने कार की विंडो से खोपड़ी बाहर निकाली, तो वो कार चीख चीख के बोल रही थी कि हम 100 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। तूफान आ रहा होता है बाहर, अरे हवा बहुत तेज चल रही होती ना, तो हवा चल रही है, कार चल रही है। धन्यवाद। अगर आपकी कार 1672 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और आप खोपड़ी बाहर निकालो, तो दोबारा खोपड़ी बचेगी नहीं। कुछ समझ में आ रही है आपकी बात? तो आप बताइए कि इतना तेजी से अगर ये घूम रही है, पर हमें उसका रोटेशन का इफेक्ट नजर। एक बार मैं पढ़ा रहा था यही कंसेप्ट, एक बालक ने से सवाल पूछा, सर धरती इतना तेजी से घूम रही है, हमारा दिमाग खराब है, हम फ्लाइट में बैठ के यहां से वहां जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, यार धरती बहुत तेजी से घूम रही है। आप हेलीकॉप्टर को धरती के ऊपर ले जाओ, धरती घूम रही है, अमेरिका आते उतर जाओ। देखो सिंपल, दिमाग कोई लगाएगा तो ही सवाल पूछेगा ना। वो उसने लगाया दिमाग, क्या इतनी तेजी से घूम रही तो क्या गड़बड़ है? और सवाल पूछने वाला कोई बच्चा मजाक नहीं था, ही वाज आयुष गुप्ता, एम्स रैंक 11। तो ऐसे नहीं है कि साहब कोई भी, हम तो क्या है, हम तो ये कंसिडर कर, अच्छा 1672, उसका आगे तो हम सोच ही नहीं रहे, उसका आगे की दुनिया है क्या? तो उसने क्या गलत पूछा? बताओ मेरे को, क्या उसने गलत पूछा? अगर कोई स्फीयर तेजी से घूम रहा है, आप ऊपर रेस्ट पे बन के देख रहे हो, तो फिर वो तो अलग अलग सरफेस आएगी ना। अरे आएगी ना भैया, पर असल में ऐसा तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। आप छोटे सवाल का जवाब दो। ये सारे कंसेप्ट हैं फिजिक्स के जो आपके अलग अलग चैप्टर को इंटरलिंक करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बकेट में पानी भर लीजिए, पानी में अपना हाथ डालिए और हाथ घुमाइए, फिर पानी किस खुशी में घूमता है? आपने तो हाथ घुमाया था, पानी घूमता ही नहीं घूमता है? अरे मुफ्त के एक्सपेरिमेंट, एक बाल्टी पानी चाहिए और हाथ तो है तुम्हारे पास। हाँ सर्फ वर्फ खोलते हो तो, तो आप, अच्छा इसमें एक मजेदार चीज और है कि पानी में हाथ डाल के आप तेजी से अपना हाथ घुमाइए, शुरू में आपको अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ता है, आफ्टर सम टाइम हाथ एफर्टलेस घूम रहा होता है। नहीं समझ में आया? तो सारी कहानी किसकी है? फ्रिक्शन की। दो तरह का फ्रिक्शन होता है। कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? गलत बात। एक होता है ड्राई, दूसरा होता है वेट। फिर ड्राई फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। कौन कौन सा फ्रिक्शन होता है? ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? स्टैटिक और काइनेटिक। वेट फ्रिक्शन को आप बोलते हो विस्कस फोर्स। क्या बोलते हो? तो हमें पता है कि यार जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इट इज अपोजेस द मोशन और रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। नहीं समझ में आई बात? जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपने हाथ को पानी में डिप करता हूं और तेजी से इधर चलाता हूं, तो मेरा हाथ जिधर चल रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा ना हाथ पे। क्या हाथ और पानी एक सिस्टम है ना? तो मेरे हाथ पे मेरे हाथ के मोशन के अपोजिट लगा, तो पानी पे मेरे हाथ के मोशन की डायरेक्शन में लगेगा। तो जब तेने हाथ चलाया, तो जिधर तेने हाथ चलाया उधर ही फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगेगा? पानी पे। तो जिधर तेने हाथ घुमाया उधर ही पानी घूमना शुरू कर देगा। अब शुरुआत में तेरे हाथ की स्पीड ज्यादा है और पानी तो रेस्ट पे था, अब पानी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी।
नहीं समझ में आई? जैसे ही पानी की स्पीड अपने हाथ के बराबर होगी, आपका हाथ एफर्टलेस घूम रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया, रिलेटिव मोशन सीज हो जाएगा ना। आप मुझे बताइए, आपने बकेट में हाथ डाला और मुश्किल से 2-4 राउंड किए, उसी में पानी इतना तेजी से घूमने लगा। यार आपकी धरती बिलियंस ऑफ ईयर्स से हवा में घूम रही है, और हवा भी फ्लूइड है। नहीं समझ में आया? तो हवा की स्पीड भी वही है जो धरती की स्पीड है, इसलिए आपको हवा रेस्ट पे नजर आती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अर्थ की लाइफ कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स ना। इतने सालों से जब धरती हवा में घूमेगी तो फिर हवा भी घूमेगी ना यार। क्या हवा एक फ्लूइड है? तो हवा घूमेगी ना फिर। और अगर हवा घूमेगी तो आप मुझे बताइए, हवा के रेस्पेक्ट में अर्थ की सरफेस रेस्ट पे है मोशन में? रेस्ट पे ना। तो वट एवर बी द स्पीड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी द स्पीड ऑफ द एयर। अब सुनिए ध्यान से, आप हेलीकॉप्टर ऊपर लेके, हेलीकॉप्टर किस में उड़ता है? हवा में। अगर वो हवा के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे और हवा अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो हेलीकॉप्टर फिर सरफेस के रेस्पेक्ट में भी रेस्ट पे। तो जिधर धरती घूम रही उधर हेलीकॉप्टर घूमता रहेगा, तो अमेरिका कभी नहीं आएगा। नहीं समझ में आई बात? अरे यार, आएगा? कभी भी नहीं आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? बढ़ जाए आगे। अब सुनिए, अगर इतनी ज्यादा स्पीड है इक्वेटोरियल पॉइंट की, इक्वेटर की स्पीड है, किसकी है? स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन इक्वेटर। सुनिएगा ध्यान से, हमारी ये अर्थ है, हमने कहा अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्या है? मैंने क्या किया, यहां से इक्वेटर का कोई पॉइंट था, यहां से अल्फा एंगल पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये एंगल अल्फा है। क्या है ये? अल्फा। और यहां एक पार्टिकल रख दिया। मुझे एक बात बताइए, अर्थ अगर ओमेगा से घूम रही है तो क्या पार्टिकल जो है ये इस सर्कल में घूमेगा? घूमेगा? नहीं घूमेगा। अगर अर्थ का रेडियस आर है तो क्या पार्टिकल के सर्कल का रेडियस स्मॉल आर लिख सकता हूं? तूने अब जो गलत बोला ना, मैं खोपड़ी में मार दूंगा। मतलब ये अच्छी आदत नहीं है, बहुत सारे बच्चों में होती है। जल्दी होती है आंसर देने की, कोई जल्दी नहीं है। ये आदत तुम्हारी एग्जाम में बहुत सवाल गलत करवाती है। किस बात की जल्दी है? हमें तो एक बात बताई जाती थी भाई, हम हमारे जो टीचर पढ़ाते थे कि बेटा, जल्दी आंसर देने वाला समझदार नहीं है, सही आंसर देने वाला समझदार है। आप सबके बाद में बोलो, लेकिन जब आपने बोल दिया तो फिर कोई करेक्शन ना करे। किस बात की जल्दी? तूने कल भी दो चीजें गलत बोल के करेक्शन किया, आज भी तो गलत बोल करेक्शन करी। किस बात का कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं। आराम से बोलो। आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई थिंकिंग प्रोसेस था, आपने कुछ सोच रखा था, कुछ डाउट था, तो आप वो पूछ लो। लेकिन कोई चीज आ रही है सामने, जस्ट रीसाइकिल इन माइंड एंड देन आफ्टर रेस्पॉन्ड, आफ्टर दैट यू हैव टू रेस्पॉन्ड। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा नहीं लगेगा? आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई पार्टिकल घूमता है, ये पार्टिकल घूम रहा है अर्थ की सरफेस पे, क्या अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैं बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं? या आप सेंट्रीपिटल की बात करो। सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ये स्टेटमेंट सही है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ लगता है, ये सही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ लगता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ लगता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो होगा क्या कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है तो फ्यूगल अवे फ्रॉम एक्सिस होगा। तो जरा मुझे बता दीजिए, क्या इस पार्टिकल पर फ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, एक्सिस से दूर की तरफ ना? अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है तो क्या इस पर कोई नॉर्मल इधर लग रहा होगा? बोलो ना यार। अगर नॉर्मल लग रहा है, फ्यूगल इधर लग रहा है, तो क्या फ्यूगल का कंपोनेंट भी कोई इधर आएगा? मुझे एक बात बताइए, हम सिमेट्री से बोल सकते हैं, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? ये मास एम, इसका ओमेगा, ये कितना? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और ये नॉर्मल इधर ले लेता हूं, और इसका ये कंपोनेंट एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा ना। सेंटर की तरफ क्या लगा? एम जी। क्या लगा? एम जी। क्या ये पार्टिकल सरफेस पे रखा हुआ है?
क्या सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो इस पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो बताइए एन की वैल्यू कितनी? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा ना। नहीं समझ में आया? पक्का? अब तक हमने क्या किया कि सब एक पार्टिकल बनाया, आपने आपने धरती बनाई, इक्वेटर बनाई, इक्वेटर से अल्फा एंगल बनाया, इक्वेटर से और अल्फा एंगल पर आपने एक पार्टिकल रख दिया। वो पार्टिकल जिस रेडियस में घूम रहा है वो स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। उस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे? नॉर्मल, सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट जो नॉर्मल की तरफ आएगा। नहीं समझ में आया? और एम जी जो सेंटर की तरफ आएगा। अब उनमें उधर हमने नेट फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, तो एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। यहां से एन की वैल्यू क्या मिल गई? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा। आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो, बनाओ, इधर नहीं देखना है, बी ऑनेस्ट। डायग्राम खुद बनाओ। बेटा उधर गिर गया बैग तेरा, फिर देख रहा है इधर। अर्थ बनानी है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन बनानी है, वो ओमेगा से घूम रही है, इक्वेटर बनानी है, इक्वल से अल्फा एंगल पे पार्टिकल रखना है। जितना भी कर सकते हो ना, सही या गलत खुद करो। तो उससे किसने का सेंटर से ऑब्जर्व करने पे सेंट्रीफ्यूगल लगता है? क्या होता है फ्यूगल फोर्स? फ्यूगल होता है क्या है फ्यूगल? है ना? अभी बात करते हैं। हाँ, तू कॉपी कर, हाँ बोल। हाँ वो अलग बात है, वो भी चर्चा कर लेंगे। वो चर्चा का विषय नहीं। बना लिया? तीन लाइन टेढ़ी केस हो गई, इधर आएगा ना सीधा यहाँ। अब ठीक है, बना ले, बना लिया, खुद को पता होना चाहिए। फंस गया ना? बना तो क्यों नहीं बनेगा? पार्टिकल कहाँ रखा अपन ने? पार्टिकल कौन बनाएगा वहां? अर्थ के सेंटर से लाइन बना ना वहां पे एक फटाफट। यस, वहां पार्टिकल बना। ये लाइन खींची थी, इससे एंगल बनाया था, एंगल बना, फटाफट बना जल्दी से। यहां है बनाना अल्फा। कहानी क्लियर? ये ओमेगा से घूम रही है, इस पे फ्यूगल किधर लगेगा? फ्यूगल किधर लगता है? एक्सिस से दूर। हाँ तो उधर लगा, उधर लगा उसमें फ्यूगल। एम जी किधर लगेगा? नीचे, अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे लगा। एम जी कौन लिखेगा वहां पर? फ्यूगल कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ ठीक है। ये लाइन कौन खींचेगा इधर? यहाँ उधर नॉर्मल आएगा नहीं आएगा? ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा नहीं होगा? कंपोनेंट लिख उसका फटाफट। सच में अगर तुम्हारी हालत यही रही ना, आदत ही नहीं है ना यार। हाँ जी, सुनिए, हमने, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं चलेगा ना, एटलीस्ट एफर्ट तो डाला एक बार, फिर चेक कर लेंगे कहां गड़बड़ किया। यही तो करना है। मुश्किल से 4-5 दिन का गेम होता है, उसके बाद दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा एक बार मुझे बताऊं, जब आप ऐसे नहीं करोगे ना, तो आप बहुत रिलैक्स होकर बैठते हो, बोले सब कुछ सामने लिखा हुआ कर लेंगे कॉपी। आपसे अगर मना कर दिया जाए कि मैं देखने नहीं दूंगा, तो फिर आप जब समझ रहे हो तो भी दिमाग में रखोगे, अच्छा मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, मुझे भी।
हम वही तो चाहते हैं कि आपका दिमाग 100% यहां हो। लास्ट ईयर नहीं, बिफोर लास्ट ईयर, मेरे एक दोस्त की भांजी जो किसी और कोचिंग में पढ़ती थी, उसके 400, 450, 500 के आसपास, फिजिक्स बहुत कमजोर, केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बायो बहुत अच्छी। तो मैं सुनना बात को ध्यान से, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइंड, ये सब आपको सीखने वाली चीजें हैं। मैं कहता हूं ना, पढ़ने से ज्यादा पढ़ने के तरीके बेहतर होना चाहिए। तो उसने कहा यार उसका फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी, बोले इसी बार तैयारी कर रही है, अगले साल कर नहीं पाएगी। तो वो 3-4 दिन मेरे पास रही घर पे, तो वो लेके आया उसको वहां पर। तो मैं उसको चल रहा था मैग्नेटिज्म, मतलब ऐसे ही चल रहा था, उसके पहले वाला सारा कंटेंट हो गया था। मैंने उससे कहा, मैंने बेटा कौन सा चैप्टर खत्म हुई? मैग्नेटिज्म। मैंने मॉड्यूल कर लिया था? हाँ कर लिया। तो मुझे सारी थ्योरी याद है, मैंने रट रखी, बहुत मेहनती रट की। तो चल कोई बात नहीं, मैंने उसको एक बुक पढ़ा दी ऑब्जेक्टिव, जिसमें 490 सवाल थे मैग्नेटिज्म के। मैं कहता तेरे को ये एक दिन में करने हैं। तो मुझे ऐसे देख रही थी, 490, मैंने कभी 50 से ज्यादा नहीं किए। मुझे इससे मतलब नहीं है, सुबह 4 बजे उठ जाना कल, और जब तक सवाल खत्म नहीं होगा मैं तेरे को उठना नहीं दूंगा, तेरा खाना पीना चाय नाश्ता सब टेबल पर आ जाएगा। वो बेटी 3:45 उठ गई। वो जिसको करना होता है वो अपना आप कर लेता है, जिसको नहीं करना होता तो बहाने ढूंढ लेता है। उसने रात को 12 बजे के आसपास जाते जाते सवाल सारे, अच्छा दिन भर में क्लास लेने आया, फिर बीच में क्या तो डाउट बता दिया कुछ तो आए, फिर दिन में मैं वापस आया, फिर क्या, फिर मैंने डाउट बता दिए, डाउट क्लियर। अब मैंने क्या कहा, उसने पूरे कर लिए। तो पहले बात तो दिमाग में क्लियर हो गया कि मैं 490 सवाल कर सकती हूँ एक दिन में फिजिक्स। जो गलत फहमी थी कि मैं 50 ज्यादा नहीं कर सकती, कर लिए, बन गए साहब। अब दूसरी बात, उसको कुछ नहीं पता था, अगले दिन सुबह उठ करना है, मैं कल ही बताऊंगा। कल सुबह आराम से उठना, 7 बजे, वो 7 बजे उठी। मेरे पास एग्जैक्टली सेम किताब एक और, वो किताब पकड़ा दी, मैंने ये 490 वापस करना है। अब आपने अगर 490 सवाल कर लिए किसी गिवन टाइम इंटरवल में, तो अगली बार 490 कम टाइम में बननी चाहिए ना, उसको एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगा वापस। तो मैंने कहा पहली बार तो एफर्ट मारे बहुत ज्यादा, मारा ना एफर्ट, सवाल पूछे भी, डाउट भी क्लियर किए, उसके बाद इतना टाइम क्यों लगा? कि हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने चल कोई बात नहीं, अब तो ईएमआई के सवाल कर। इस बार मैंने उसको 300 सवाल दिए ईएमआई के। अब उसको पता था कि दोबारा करवाएंगे, नहीं समझ में आई बात। तो जहां भी वो अटकती या कंसेप्ट थोड़ा डेप्थ का होता, वो उसको 3 बार सोचती। 10 सवाल सोल्व कर लिए, पीछे कोई सवाल मुझे दिक्कत आई थी, उसको रीथिंक करती कि कहीं वो मैं भूल तो नहीं जाऊंगी कल वापस। अब उसने कंसेप्ट को दिमाग में होल्ड करके रखा, अगली बार उसने 50% टाइम उतने सवाल कर डाले। कुछ समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो दिमाग के अंदर कि मुझे चीजों को होल्ड करके रखना है, तभी तो होगा। अदरवाइज जाती रहेंगी, वो तो उड़ती रहेंगी चीजें। इतने सारे कंसेप्ट हैं, अभी थोड़े से एफर्ट मारोगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बनाओगे, पूरा बोर्ड भरोगे, पूरा का पूरा कॉपी कर लोगे बिना देखे, पर आदत तो डालो कम से कम। अब सुनिएगा ध्यान से, वापस आते हैं अपनी जगह पे। हमने कहा ये अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, राइट? ये क्या होती है? इक्वेटर। हेलो, इक्वेटर पे कोई पॉइंट लिया, एक लाइन बनाई, और वहां से अल्फा एंगुलर पोजीशन पे एक पार्टिकल रख दिया। मैंने आपसे कहा पार्टिकल पे लगने वाला mg, ये भी गलत स्टेटमेंट होते हैं। जी किधर होता है भाई? नीचे की तरफ। क्या नीचे की तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नहीं समझ में आई बात? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नहीं समझ में आई बात? अब वो कर रहा था, वो उसकी कोई गलती ही नहीं है, ऐसे ही बोला जाता है। जी किधर? नीचे की तरफ। वो बेचारा जी इधर लग रहा है mg, मैकेनिक्स में इधर ही लगाते थे ना अपन, पर अब तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं भाई, किधर लगाना है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आ गई बात? तो हमने mg इधर लगा दिया। फ्यूगल किधर लगता है? अब फ्यूगल की बात कर ले पहले, लड़की फ्यूगल में कंफ्यूज है, वो भी फ्यूगल का सवाल पूछ रहा था। फ्यूगल इज नथिंग, इट इज अ स्यूडो फोर्स। क्या ये? स्यूडो। अब स्यूडो क्या होता है कि सब स्यूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखे हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। मेरी बात को समझिए ध्यान से, मुझे बेटा दे, देखो सुनो ध्यान से, ये मैं इस रजिस्टर को यहां रख रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैं अपना मोबाइल इस पे रखता हूं, ये अगर मैं इसको स्लोली मूव करवाता हूं तो मोबाइल साथ चलता है, क्योंकि फ्रिक्शन था। बोलो ना यार। अपने मोबाइल को मैंने एग्जैक्टली यहां रखा, राइट? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इसको मैं बहुत तेजी से एक्सेलरेट करूं लाइक दिस, तो क्या हुआ? मोबाइल वहीं गिर गया, बल्कि जहां रखा था तो थोड़ा सा आगे आके गिरा, क्योंकि ये रफ था इसलिए। अगर ये आइडियली स्मूथ होता ना, तो ये अपनी ही जगह पे गिर जाता। यहां पर कहानी क्लियर? अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
मेरा मोबाइल यहां है, राइट? ये एक ऑब्जर्वर है जो जमीन पे खड़ा हुआ है, जमीन रेस्ट पे, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है। नहीं समझ में आई बात? और ये दूसरा ऑब्जर्वर है जो इस फ्रेम पर अटैच्ड है। ये कहानी के लिए बोलो ना यार, ये वाला ऑब्जर्वर इससे अटैच्ड है। अब मैं अगर इसको एक्सेलरेट करता हूं, इसको एक्सेलरेट करता हूं, आप मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन आगे किधर है? ए। क्या जमीन के रेस्पेक्ट में यहां से हिलेगा? जमीन के रेस्पेक्ट में ये हिलेगा क्या यहां से मेरा मोबाइल? वो तो वहीं रहेगा, रजिस्टर आगे निकलेगा ना। नहीं समझ में आई बात? इसका एक्सेलरेशन क्या? इधर देख ले, कहां ध्यान है तेरा? नहीं है। समझना ध्यान से, जब मैं इसको इधर एक्सेलरेट करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन ए था, ये क्या बोलेगा? उसका पीछे ए है। नहीं समझ में आया? इसने बोला इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कुछ बात समझ में आई? अब मैंने इससे पूछा कि यार उस पर फोर्स तो लगा ही नहीं था, फिर एक्सेलरेशन कैसे? कि था ना स्यूडो। नहीं समझ में आई बात? तो बेसिकली जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अटैच्ड बंदा है वो स्यूडो की बात करता है। वो क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट इस पे रखोगे उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। इनर्शियल फ्रेम वाला कभी स्यूडो की बात नहीं करता। अब हम दूसरी बात करते हैं कि साहब मैं इसको यहां रख देता हूं, राइट? अब मैं इसको एक्सेलरेट करता हूं आगे की तरफ, एक्सेलरेट किया, साथ चला, चला ना साथ? मैंने इससे पूछा जो इस पे अटैच था कि यार साथ क्यों चला? तू तो कह रहा था स्यूडो था। कि साहब स्यूडो पीछे लगा, फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया। तो इस पे स्यूडो कितना लग रहा है? कि साहब फ्रिक्शन के बराबर। कि फिर मैं जब ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करता हूं तो गिरता क्यों है? कि साहब जब आपने एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा रखा तो स्यूडो बहुत ज्यादा हो गया, वो फ्रिक्शन से बड़ा हो गया, इसलिए पीछे गिर गया। नहीं समझ में आया? क्या ये स्यूडो की बात करेगा? तो ये क्या करेगा कि साहब अगर ये साथ में चल रहा है, अगर ये, तो वॉट एवर बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो क्या साहब इसको इधर एक्सेलरेशन किसने दिया? कि फ्रिक्शन ने दिया ना। तो ये बोलेगा इधर का फ्रिक्शन, अगर मोबाइल पे लगने वाला फ्रिक्शन इधर एफ है तो एफ बराबर एम है, क्योंकि एफ ने क्या दिया? एक्सेलरेशन ए दिया। ये कौन बोलेगा? बोटल वाला, ग्राउंड फ्रेम वाला। ये क्या बोलेगा? कि फ्रिक्शन इज बैलेंस बाय ए में। तो जब बैलेंस करेगा तो भी तो बराबर करेगा ना। तो क्या बोलेगा? एफ बराबर ए में। वही बोल रहा है एफ बराबर ए में, इक्वेशन तो एक ही बनाएंगे दोनों। पर ये कहेगा कि साहब फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय स्यूडो फोर्स, वो कहेगा फ्रिक्शन इज प्रोवाइड द एक्सेलरेशन ए। हाँ जी, मर्जी उसकी। मैं मार देता हूं, पता है तेरे को, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, ज्यादा अरमान मत पालना। मैं क्लियर है मामला, अपनी क्लास में मैं पहले क्लियर कर लिया था। हाँ, उल्टे सीधी बातें एक बात बताओ मेरे को, स्यूडो, देखो स्यूडो, न्यूटन ने क्या कहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर कि सारे फोर्सेस जो है वो पेयर में आते हैं। नहीं समझ में आई बात? जो पेयर में नहीं आएगा वो स्यूडो कहलाएगा। इसका कोई रिएक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता स्यूडो का, इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता। ये एक ही बॉडी पे लगा, किस पे? मोबाइल पे। स्यूडो रजिस्टर पे नहीं आया, लेकिन फ्रिक्शन तो रियल फोर्स था ना। तो अगर मैं कह रहा हूं उस पे स्यूडो पीछे लगा और वहां फ्रिक्शन था तो फ्रिक्शन ने उसको रोका, तो जितना फ्रिक्शन मोबाइल पे उधर आया उतना ही फ्रिक्शन रजिस्टर पे भी। तो फ्रिक्शन तो रियल फोर्स से पेयर में आएगा ना। नहीं समझ में आई बात? लेकिन स्यूडो अकेला आएगा, और किसके ऊपर आएगा? हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पर। क्या धरती नॉन इनर्शियल फ्रेम थी? क्या स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है? क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सिस की तरफ होता है? तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सिस की तरफ होगा, तो इस पे स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। बात समझ में आ गई? इस स्यूडो का ये कंपोनेंट आया एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा। जिधर अल्फा ना पाओ उधर एंगल कोस आता है ना यार। अब इधर नॉर्मल भी था, ये तो दोनों को जोड़ के इससे बैलेंस कर दो, इक्वेशन बना ली। अब एक और बात बताओ, ये कितना है? आर। बोलो ना यार, ये एंगल कितना? तो ये कितना? धन्यवाद। तो अगर ये आर तो ये आर कोस अल्फा। तो क्या स्मॉल आर की वैल्यू आर कोस अल्फा है? बोलो भाई, क्या स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दूं यहां? तो एन बराबर एम जी, जल्दी बताओ शाबाश, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर
कोस स्क्वायर अल्फा। क्या ये जो नॉर्मल होता है इसको इफेक्टिव वेट बोलते हैं? इफेक्टिव वेट को एम जी डैश से लिखता हूं, किससे लिखता हूं? मास तो कभी नहीं बदलता ना। एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस अल्फा, एम 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 रवाना कोस स्क्वायर। बताइए जी डैश की वैल्यू क्या मिल गई? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर अल्फा ना। आप मुझे बताइए, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 कर दूं तो मैं कहां पे आ गया? इक्वेटर पर। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 90 कर दूं तो मैं कहां चला गया? पोल्स पर। नहीं समझ में आया? तो आप हर एंगुलर पोजीशन पर जी इफेक्टिव की वैल्यू बता सकते हो बिकॉज ऑफ रोटेशन कितना बदला। सुनिए मेरी बात ध्यान से। 4 पोल्स, अल्फा इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। तो कोस अल्फा क्या? 0। तो जी एट पोल्स क्या? जी। ये पूरा 0 हो जाएगा ना? नहीं समझ में आई बात? 4 इक्वेटर, 4 इक्वेटर, बताइए अल्फा क्या? 0 डिग्री। कोस अल्फा क्या? 1। तो बताइए जी एट इक्वेटर कितना? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? अब बात को सुनिएगा ध्यान से। क्या हमने यहां तक कॉपी कर लिया था? इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद एक तो मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस किया और एन को एम जी डैश लिखा। एन को क्या लिखा? और एम को कैंसिल कर दिया फिर। नहीं समझ में आई बात? तो पहली स्टेप तो हम क्या करेंगे? स्मॉल आर को रवाना करके कैपिटल आर लाएंगे, फिर एन की वैल्यू एम जी डैश रखेंगे, फिर एम को कैंसिल करेंगे तो जी का फॉर्मूला मिल जाएगा ना। फिर अल्फा की वैल्यू पोल्स के लिए 90 और इक्वेटर के लिए कॉपी करो। अभी तो कॉपी कर रहा तो मैं बताऊंगा कल कैसे किए। हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? हाँ। सही है ना? फटाफट बढ़ा के इतना टाइम लगाया क्या उसको? कहाँ हो गया? पोल और इक्वेटर में कौन निकालेगा? हाँ तो जल्दी निकाल। हाँ जी। अब एक बात को समझिए। अरे बन, कुछ करना ही नहीं करना जीवन में। हाँ तो यही करना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, अगर सीखना चाहते हो तो। बाकी तो तुम जीवन भर अगरबत्ती लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सुनो ध्यान से। हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया जो किसी भी अल्फा एंगल पर कोई पार्टिकल रखोगे या किसी पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो वहां जी की वैल्यू कितनी होगी? जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर अल्फा, राइट? हमने अल्फा की वैल्यू देख ली। आप मुझे बताइए, पोल्स पर क्या जी की वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड कर रही है? नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। इसका मतलब धरती का ओमेगा बढ़ाओगे या घटाओगे तो पोल्स पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एक सवाल बताइए, अभी धरती घूम रही है, बोलो ना यार। क्या धरती हवा में घूम रही है? क्या हवा एक फ्लूइड है? क्या फ्लूइड के पास विस्कस फोर्स होता है? तो क्या जिधर धरती घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा फोर्स लगा रही होगी? नहीं लगा रही होगी? बोलो ना। लगा रही होगी ना। अगर अचानक से हवा एस्केप कर जाए, आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया अर्थ के सराउंडिंग का कि अर्थ के मॉलिक्यूल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स की वीआरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, तो सारी हवा एस्केप कर गई, तो अर्थ का ओमेगा बढ़ जाएगा।
अरे यार, अर्थ ऐसे घूम रही है तो हवा उल्टा फोर्स लगा रही है ना। अब वो उल्टा फोर्स हट गया तो बढ़ेगी ना तेजी से, तो ओमेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो बताओ वो कौन सा पॉइंट है जहां जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी? पोल्स पे। ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता ना पोल्स पर। नहीं समझ में आया। पक्का? अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर अचानक से स्केप कर जाए तो पोल्स पर जी की वैल्यू अफेक्ट, सबसे ज्यादा अफेक्ट कहां होगा? इक्वेटर पर। नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां आएगा? इक्वेटर पर। तो आप मुझे बताइए, अगर आप अर्थ का ओमेगा बढ़ाते हो, सुनिएगा ध्यान से, अर्थ का ओमेगा बढ़ाते हो, एक और बात बताइए मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी कहां मिली? तो पोल से कोई बंदा इक्वेटर की तरफ आएगा तो जी की वैल्यू कम होगी, इक्वेटर पे क्या मिलेगी? मिनिमम। इक्वेटर पे दो कारण है मिनिमम होने के। हमारी जो अर्थ है ना, वो स्फेरिकल नहीं, आइडियली थोड़ी सी बल्जेज होती है। इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर बड़ी है। कितनी बड़ी है? तो जहां रेडियस बड़ी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर लगाओ, वहां जी कम होगा ना। तो इक्वेटर पे जी का कम होने के दो अलग अलग कारण है, एक तो इसकी वजह से, दूसरा शेप की वजह से, अभी हम बात कर लेंगे उसकी। नहीं समझ में आई बात? तो सबसे कम जी कहां मिलेगा? इक्वेटर पे। हमारे इंडिया से इक्वेटर पास होती है क्या? होती है। अच्छा, हमारा देश महान है, सब पास होता हुआ है। इंडिया के थोड़ा नीचे से जाती है, श्रीलंका से। इक्वेटर कहां से पास होती है? श्रीलंका से। कोई बात नहीं। हाँ, तो श्रीलंका से इक्वेटर गुजरती है। अब बात को सुनिएगा ध्यान से, आप अर्थ का ओमेगा बढ़ाना शुरू करते हो तो सबसे ज्यादा जी कहां अफेक्ट होगा? इक्वेटर पे ना होगा। आप ओमेगा बढ़ाते गए, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो ये घटेगा, तो जितने भी लोग इक्वेटर पे रहते हैं उनका वेट घटेगा। आपने ओमेगा 17 गुना बढ़ा दिया, अभी बात करेंगे हम, तो ये जीरो हो जाता है, तो इक्वेटर के सभी लोग हवा में। वेटलेसनेस। नहीं समझ में आई बात? सो अर्थ का जब हम ओमेगा बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा जी कहां अफेक्ट होता है? इक्वेटर पे। नहीं समझ में आया? पक्का ना? अब सुनिएगा ध्यान से, इफ ओमेगा ऑफ अर्थ increases, g at equator will decreases, yes or no? बोलो ना यार। for weightlessness at equator, g at equator क्या करना पड़ेगा? जीरो। इसका मतलब g माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो बताओ g बराबर क्या करना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो बताओ ओमेगा बराबर क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ g बाई आर, बराबर 2 पाई बाई टी होता है, नहीं होता है? तो बता टी बराबर क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, कल भी आया था। 84.6 मिनट, 1.41 आर। अभी अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटे। और अगर आपने गलती करके 1.5 घंटे कर दिया तो सारे श्रीलंका वाले हवा में। और अगर श्रीलंका वाले हवा में गए तो दिन और रात मिला के 1.5 घंटे की लगभग होगी, एक क्लास भी खत्म नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात? अब मुझे बताइए, अभी कितना है? 24। और जब वेटलेसनेस आ गई कहां पर? श्रीलंका में या इक्वेटर पे? तो आप मुझे बताइए, 24 डिवाइडेड बाई 1.41 जब मैं करता हूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 17। कितना? तो क्या आपने अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड 17 गुना कम कर दिया? कितना कम कर दिया? तो आपने एंगुलर वेलोसिटी 17 गुना बढ़ा दी होगी। अरे यार, ओमेगा और टी एक दूसरे का उल्टा होता है ना गरीबों। तो टाइम पीरियड कितना कर दिया? 17 गुना कम, या ओमेगा 17 गुना बढ़ा दिया, तो इक्वेटर के सभी लोग।
नहीं समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, या उल्टा, इफ ओमेगा इंक्रीजेज बाय 17 टाइम, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वेटर experiences वेटलेसनेस। आया कुछ समझ में? छाप लो फिर। हाँ, इस जन्म में तो नहीं होगा, अपन आराम से डॉक्टर वॉक्टर बन जाएंगे, चिंता मत करो। इतना मतलब आरएमएस स्पीड तुम थर्मल में पढ़ते हो, जब आप थर्मल में पढ़ते हो ना, आरएमएस स्पीड जो गैसेस मॉलिक्यूल की है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। छोटी मोटी ग्लोबल वार्मिंग से फर्क नहीं चलेगा। हाँ, उसके पहले तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मतलब गैसेस वैसेस तो बाद में एस्केप करेंगी। हाँ, उतने टेम्परेचर पे इंसान ही सर्वाइव नहीं करेगा। देखो हो गए ना खोपड़ियां ऊपर, आदत से मजबूर हो तुम लोग। मैंने क्या बताया आपको, इक्वेटर पे हमें वेटलेसनेस चाहिए, तो जी एट इक्वेटर जीरो करना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जी करना पड़ेगा, वहां से ओमेगा निकालो, फिर टी निकालो, उसकी वैल्यू लिखो। हाँ जी, अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड अगर 1.41 आवर रह जाए, या टाइम पीरियड को 17 गुना कम कर दो, या एंगुलर वेलोसिटी 17 गुना बढ़ा दो, तो इक्वेटर पे क्या फील होगा, वेटलेसनेस। अब ये जरूरी तो नहीं है वो वेटलेसनेस की बात करें, वो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि यार जो वेट है इक्वेटर के लोगों का वो 3/4 रह गया, कितना रह गया, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, इसी सवाल को सोल्व करने का तरीका, अगर आप मुझे बताइए, वो कहता है वेट 3/4 रह गया, तो जी भी 3/4 ही रहा होगा ना, क्योंकि जी ही वेट डिसाइड करता है। नहीं समझ में आई बात? अब सुनिएगा ध्यान से, इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इक्वेटर becomes 3/4 of प्रेजेंट वैल्यू, कितना रहेगा, 3/4। आप सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब 3g/4 जी की वैल्यू रह गई होगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो। ओमेगा स्क्वायर आर को इधर लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर बिकम्स इक्वल टू जी माइनस 3g/4 इज g/4, ओमेगा स्क्वायर आर है ये, ओमेगा की वैल्यू क्या मिली, √g/4 आर बराबर 2 पाई/टी, तो टी बराबर क्या मिला, 2 पाई √4 r/g, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई √r/g। ये बाहर लेके आ गया ना, ये पूरा कितना है, 1.41 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा, 2.82 आर। समझ में आई बात? ठीक है, उल्टा भी कह दे, जरूरी नहीं 3/4 बोले कि साहब ओरिजिनल वेट का 75% वेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4। नहीं समझ में आई बात? बात एक ही है ना, बनाइए। प्रेजेंट वैल्यू का कितना रह जाएगा वेट, 3/4, तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, तो जी की वैल्यू 3g/4 रखेंगे, वहां से ओमेगा निकालेंगे,
ओमेगा को 2 पाई/t करेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। अच्छा, मैंने कल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के नोट्स बना के डाले थे टेलीग्राम पे, तुमने देखे क्या उसको? क्या कर, टेलीग्राम ही नहीं पता क्या है? लॉजिकल फिजिक्स, यस। ऐसे शायद पी के सर्स, लॉजिकल फिजिक्स ऐसे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसमें मैंने कल तुम्हारी क्लास के जो मैंने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ाया था उसी के नोट्स बना के डाले थे, उसको एक बार देख लीजिएगा। आज अगर सुबह मैंने बच्चों से पूछा था, उनको सही लगा वो, तो अगर ऐसा होता है आपको फ्रूटफुल मिलता है वो रिजल्ट या अच्छा दिखता है, तो अपन हर लेक्चर के बाद वो नोट्स में वहां अपलोड करता रहूंगा, तो थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगे नोट्स, राइट। अब एक छोटी सी चीज शेप की वजह से, शेप हमने कहा अर्थ कैसी है, थोड़ी सी बल्जे से, राइट, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली कुछ ऐसी है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये जो है ये पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर मानी जाएगी और ये रेडियस ऑफ पोल मानी जाएगी यहां तक, राइट। रेडियस ऑफ इक्वेटर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ पोल्स प्लस 21 किलोमीटर है। आई बात समझ में? हेलो, क्या सरफेस पे जी की वैल्यू GM/r² होती है? क्या GM कांस्टेंट है? कांस्टेंट है ना GM। तो बताओ क्या G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा? तो 8 हम इसे बोलेंगे G, अरे बकवास, R at इक्वेटर इज ग्रेटर देन R at पोल्स। इसका मतलब G at इक्वेटर विल बी लेस देन G at पोल्स। तो शेप की वजह से भी चेंज मिला, और सबसे कम G कहां मिलेगा? इक्वेटर पे ना, रोटेशन की वजह से सबसे कम इक्वेटर पे, अल्टीमेटली पोल्स पे मैक्सिमम वैल्यू होती है जी की। नहीं समझ में आई बात? ये बहुत सिंपल सी चीज। अब एक बात बताओ मेरे को, ये बल्जिंग आई क्यों? आपने कभी टेनिस बॉल से अगर क्रिकेट खेली है, आप अगर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं और टेंजेंशियल कभी शॉट पड़ जाए तो बॉल घूमती है, वो बहुत तेजी से घूमती है, फ्लैट हो जाती है वो। तो असल में क्या है, कोई भी चीज अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट घूमेगी तो फ्यूगल एक्सपीरियंस करेगी बाहर। कितना एक्सपीरियंस करेगी? फ्यूगल। तो ये एक बेचारी, अभी मैंने बताया था कितनी स्पीड से घूम रही है, 1600। नहीं समझ में आई बात? उस फ्यूगल की वजह से 4.5 बिलियन ईयर्स के अंदर 21 किलोमीटर रेडियस शिफ्ट हो गई इधर। अगर आप इसको एवरेज करके निकालते हो तो पर ईयर 2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? हालांकि 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में 2 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, लेकिन जब से धरती बनी है तब से आज तक बात की जाए तो डिफरेंस आ गया कितना? 21 किलोमीटर। आया समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा, समझा, बिना देखे कॉपी भी किया। पीछे क्या था, ये तो बता दिया था ना, तो खुद ही करना था ना। तो क्या डाउट पूछ रही है बता? एक दिन अर्थ, किसने कहा तेरे से? दिमाग में कैसे आया तेरे को? इसको पता है ये धरती बर्बाद करना चाहती है, कुल मिला के ये चाहती नहीं कि यहाँ जीवन हो। अभी तो कही थी अब हवा चली गई तो फिर क्या होगा, अब कहीं ऐसा हो तो धरती फट जाएगी। फट जाएगी या फ्लैट हो जाएगी? फाट के क्या करोगे धरती को? हो रही है ना एक दिन, मतलब आप सोचो 4.5 बिलियन ईयर्स में 21 किलोमीटर। तुझे तो एक ही जीवन जीना है, 7 जन्म मान ले तू, तो अभी इतना तेरा काम चल जाएगा आराम से। थैंक यू सो मच। सवाल कर लेना आज एक्सेल की ड्यूटी ग्रेविटी के, ठीक है ना?